हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेदस्वन एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेसिमल के बाद हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। इस टॉपिक को अच्छे से जानने के लिए हमें डेसिमल को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टॉपिक में जो आने वाला नेक्स्ट टॉपिक है उसमें डेसिमल का काफ़ी यूज है, तो इसलिए हमें डेसिमल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि डेसिमल क्या है। देखो, जो भी फ्रैक्शनल नंबर हैं उस फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल में एक्सप्रेस करना क्या होता है। जो भी फ्रैक्शनल नंबर होते हैं उन फ्रैक्शनल नंबर को हम डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। 1/2 एक फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, तो इसे हम डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 1 को अगर 2 से डिवाइड करें तो इसका जो डेसिमल वैल्यू होगा, 1 को 2 से डिवाइड करें तो इसका जो डेसिमल होगा 0.5 होगा। इसी तरह से हम एक और फ्रैक्शनल नंबर लेते हैं 3/5, ठीक है। अगर हम 3 को 5 से डिवाइड करें तो इसका डेसिमल क्या होगा, 0.6 होगा। 3/4 क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू है और ये p/q के फॉर्म है। आप देख पा रहे हैं ना, जितने भी फ्रैक्शनल नंबर हैं वो सारे क्या है, p/q के फॉर्म में है। और इसका जो डेसिमल वैल्यू क्या है, देख रहे हैं 1/2 का डेसिमल वैल्यू 0.5 है और 3/5 का डेसिमल वैल्यू क्या है, 0.6 है। और 3/4 का डेसिमल वैल्यू क्या होगा, 3 को अगर 4 से हम डिवाइड करें तो इसका डेसिमल वैल्यू होगा 0.75 होगा, ठीक है। और 1/3 का क्या होगा, 1/3 का 0.333 ... ठीक है। अगर इसको हम डिवाइड करें, जैसे 3/4 को हम यहाँ पे डिवाइड करें, ठीक है, तो इसका डेसिमल वैल्यू क्या आ रहा है, 0.75 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेसिमल यहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे, 0 करेंगे, क्योंकि 4 का हम टेबल पढ़ेंगे कि 3 के इक्वल हो या जस्ट इससे लेस हो। तो अगर 1/4 टेबल पढ़ते हैं तो 4 1 जा 4, ये क्या हो जा रहा है, 3 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम कितने बार लेंगे, 0 बार लेंगे, तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आएगा 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पर होगा 0। तो 4 यहाँ पर कितने बार हम टेबल पढ़ेंगे कि 30 के इक्वल हो या जस्ट इससे लेस हो, 7। 4 7 या कितना होगा, 28। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पे 4 5 जा 20 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि 3 को 4 से डिवाइड करने पर इसकी डेसिमल वैल्यू क्या आ रही है, 0.75 आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से 1 को 3 से डिवाइड करें, ठीक है, 1 को अगर 3 से डिवाइड करें तो अब 3 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 0 बार पढ़ेंगे तो 3 0, ये 0 होगा, 1 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, डेसिमल बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पर क्या आएगा 1। फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, फिर क्या आएगा 1, फिर 0 बढ़ाएंगे। इस तरह से ये क्या करेगा, 3 रिपीट करता जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1/2 3/5 3/4 1/3, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर है। और ये फ्रैक्शनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है और इसे हम इस तरह से डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है ये क्या होता है, डेसिमल होते हैं। ये जो 1/2 की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, ये जो वैल्यू है ये है डेसिमल वैल्यू, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो ये होता है डेसिमल। अब डेसिमल की बात करते हैं। डेसिमल 2 टाइप्स का होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जिसमें फाइनाइट डिजिट होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, 0.5, यहाँ पे फाइनाइट डिजिट दिख रहा है, यहाँ पे फाइनाइट डिजिट है 0.6, इसमें भी दिख रहा है कि फाइनाइट डिजिट है 0.75, इसमें भी फाइनाइट डिजिट है 0.33 ... यहाँ पे देख रहे हैं ये एक्सटेंड कर रहा है इनफाइनाइट की ओर।
तो ये क्या है, इसमें क्या है, इनफाइनाइट डिजिट है, इनफाइनाइट डिजिट है, और ये देख पा रहे हैं कि ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो इस वाले जो नंबर को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जिसमें फाइनाइट डिजिट होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है जिसमें इनफाइनाइट डिजिट होते हैं। डेसिमल के बाद क्या होता है, इनफाइनाइट डिजिट होते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट है, और यहाँ पर डेसिमल के बाद फाइनाइट डिजिट। डेसिमल के बाद 1 डिजिट, इसमें भी 1 डिजिट, इसमें 2 डिजिट, और इसमें देखें तो इनफाइनाइट डिजिट। तो ये क्या है, इनफाइनाइट डिजिट है, इसलिए इसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। और इसमें क्या है, फाइनाइट डिजिट है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल लेके और हम अच्छे से समझते हैं। जैसे 0.1, 0.01, 0.021, 0.1234, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, फाइनाइट डिजिट है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट। फाइनाइट डिजिट के मतलब कि डेसिमल के बाद ये यहाँ पर क्या है, इंड हो जा रहा है। डेसिमल 1 डिजिट के बाद इंड हो रहा है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद इंड हो रहा है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट के बाद ये क्या हो रहा है, इंड हो रहा है या टर्मिनेट कर जा रहा है। ये भी यहाँ पर देख रहे हैं, डेसिमल के बाद 5 डिजिट के बाद ये क्या हो जा रहा है, ये डिजिट इंड हो जा रहा है या टर्मिनेट कर जा रहा है। लेकिन इस केस में अगर देखें तो डिजिट क्या है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, मतलब इनफाइनाइट की ओर एक्सटेंड कर रहा है, तो इसलिए इसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और ये क्या कर रहा है, डेसिमल के 1 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर जा रहा है, ये डेसिमल के 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर जा रहा है, ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर जा रहा है, और ये डेसिमल के बाद 5 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर जा रहा है। तो इसलिए इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक बार और यहाँ पर हम लिख के समझते हैं, 0.333, ठीक है, ये डॉट डॉट डॉट, मतलब ये 3 जो है रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट की ओर। ठीक है, इसी तरह से हम पाई की वैल्यू हम लेते हैं। ठीक है, एक और हम वैल्यू लेते हैं, वो वैल्यू है, जैसे हम यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं 3.141592653, ये डॉट डॉट, ये भी देख रहे हैं इनफाइनाइट की ओर एक्सटेंड कर रहा है, ये भी इनफाइनाइट की ओर एक्सटेंड कर रहा है, मतलब इसका जो डिजिट है ये फाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट है। ठीक है, ये जो वैल्यू है 1/3 की है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है पाई की है, ये पाई की वैल्यू है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो 3 है ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, और ये जो डिजिट है ये इनफाइनाइट डिजिट है, और यहाँ पर भी देख रहे हैं डेसिमल के बाद ये यहाँ पे इनफाइनाइट डिजिट है, इसलिए ये जो डिजिट है टर्मिनेट नहीं करे, मतलब इसका इंड नहीं हो रहा है, इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। और ये क्या, देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 2 टाइप्स के होते हैं, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, एक है रिपीटिंग, दूसरा है नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग का मतलब यहाँ पर देख रहे हैं जो डिजिट है 3 ये रिपीट कर रहा है, इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर डिजिट नहीं है जो रिपीट कर रहा हो। ठीक है, इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बट इसमें क्या है, जो 3 है ये रिपीट कर रहा है, और इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर डिजिट नहीं है जो रिपीट करे। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का है, और ये जो एग्जाम्पल है ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, सेम यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0.333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और हम एग्जाम्पल लेते हैं 0.666 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं 1.272727 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और हम एग्जाम्पल लेते हैं 0.2353535 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डेसिमल के बाद जो डिजिट है यहाँ पर रिपीट कर रहा है, यहाँ पर 3 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, और ये रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रिपीटिंग। और ये जो डिजिट है ये इनफाइनाइट डिजिट है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये इनफाइनाइट की ओर एक्सटेंड कर रहा है, इसलिए इसे नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। रिपीट भी कर रहा है और नॉन टर्मिनेट, ठीक है, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, इसलिए इसे कहेंगे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसे भी हम कहेंगे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें क्या, इसमें देख रहे हैं कि 272727 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसमें क्या देख रहे हैं, 353535 रिपीट कर रहे हैं,
तो इसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं कि 0.33 पर हम इस तरह से बार लगा देंगे। बार लगाने का मतलब ये है कि 3 जो है रिपीट कर रहा है, ठीक है, 3 रिपीट कर रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब ये जो 3 है टर्मिनेट नहीं करेगा, 3 जो है टर्मिनेट नहीं करेगा, ये इनफाइनाइट की ओर एक्सटेंड करेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0.6 यहाँ पर रिपीट कर रहा है तो 6 पर हम बार लगा देंगे, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल हम क्या देख रहे हैं कि 2727 रिपीट कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 1.27 पर बार लगा देंगे, ठीक है। तो बार लगाने का मतलब 27 जो है रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से इसमें हम क्या देख रहे हैं 3535 रिपीट कर रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे 0.2 और यहाँ पे 3 पाई जो है रिपीट कर रहा है, तो 3 पाई पे हम बार लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अब ध्यान देना कि सिर्फ 3 पाई पर बार है, 2 पर नहीं है, ठीक है, क्योंकि 3 5 यहाँ पे रिपीट कर रहा है इसलिए 3 पाई पर बार है। तो अब हम लोग समझते हैं कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो इसमें क्या एग्जाम्पल है, इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, देखो √2, √3, √5, √6, √7, √8 ... ये जो नंबर हैं आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो नंबर हैं ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इनकी अगर डेसिमल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर हम जैसे √3 की वैल्यू की बात करें तो √3 की जो डेसिमल वैल्यू होगी वो होगी 1.73205081 ... आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें जो डिजिट है इसमें जो डिजिट है वो इनफाइनाइट डिजिट है और ये जो डिजिट हैं ये इनफाइनाइट की ओर एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब ये टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से इस सारे का जो डेसिमल वैल्यू होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो मैं एक और इसमें √5 का हम डेसिमल वैल्यू ले ले रहे हैं, तो √5 का होगा 2.23606798 ... ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं √5 की जो वैल्यू है डेसिमल वैल्यू है वो भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इस तरह के जो नंबर होंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देनी होगी कि √4 की अगर वैल्यू की बात करें तो √4 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, √4 की बात करें तो √4 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2। √9 की बात करें तो √9 भी क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3। तो ये क्या है, ये देख रहे हैं कि ये जो है 2 और 3 एक इंटीजर के फॉर्म है, तो ये जो इंटीजर है ये एक रेशनल नंबर है और देख रहे हैं इसकी जो वैल्यू है 2 और 3 है, इसकी जो वैल्यू है डेसिमल वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये एक इंटीजर है। ध्यान देना कि इसकी जो वैल्यू है इंटीजर है ना कि डेसिमल वैल्यू है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर और पाई की वैल्यू की बात करें तो पाई की वैल्यू की अगर बात करें तो पाई की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर आप देख पा रहे थे 3.141592653, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ पा रहे हैं कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है। इनका जो डेसिमल वैल्यू है इसमें जो डिजिट है वो इनफाइनाइट डिजिट है और ये जो डेसिमल की बात क्या कर रहे हैं, डेसिमल के बाद जो डिजिट हैं ये एक्सटेंड कर रहे हैं इनफाइनाइट की ओर, ठीक है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ से आप समझ पा रहे हैं कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है। अब हम लोग समझेंगे इन तीनों में, ठीक है, ये वाला इसमें और इसमें और इसमें, इन तीनों में समझेंगे किसमें, टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इन तीनों में हम जानेंगे कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है, ठीक है। रेशनल क्या होता है, जिसे हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, और इरेशनल क्या होता है, जिसे हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस न कर सके। तो क्या हम टर्मिनेटिंग डेसिमल को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या हम रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या हम नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे चेक करते हैं कि किसे हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जिसे हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, देखो 0.1 को हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे।
तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ठीक है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट। तो 1 डिजिट है तो हम क्या करेंगे, 1 के आगे एक जीरो लगाएंगे, और वो जो नंबर होगा 1 के आगे एक जीरो लगाएंगे तो नंबर क्या होगा, 10। तो 10 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो इससे जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, 10 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 होगा, तो 1 अपन कितना होगा, 10। तो 1 अपन 10 क्या है, P/Q के फॉर्म में है, तो 0.1 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसी प्रकार 0.01 की अगर बात करें तो 0.01 में पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, टू डिजिट हैं, तो 1 के आगे हम कितने डिजिट लगाएंगे, 2 डिजिट। तो ये कितना होगा, 100 होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1/100 होगा, तो 1/100 P/Q के फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर क्या है 0.021, तो इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो 1 के आगे हम कितने जीरो लगाएंगे, 3 जीरो, और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये क्या होगा, 21/1000 होगा, ठीक है। ये P/Q के फॉर्म है, तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसी तरह से इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि डेसिमल के बाद 5 डिजिट है, तो 1 के आगे 5 जीरो हम लगाएंगे इस तरह से, और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये होगा 1 2 3 4 5/1 के आगे कितने जीरो, 5 जीरो। या तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 10 के पावर 5, 1 के आगे कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं, तो इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 10 के पावर 5, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 10 के पावर 5। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं सारे क्या है, P/Q के फॉर्म। और इसकी अगर बात करें रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की, तो जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि अगर इस तरह के जो नंबर होंगे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, उस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख ले रहे हैं, ठीक है, और कैसे ये वैल्यू आएगा आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 0.33 इसकी जो वैल्यू क्या है, 1/3, तो 1/3 P/Q के फॉर्म है, और इसकी वैल्यू क्या है, 2/3 है, ये भी P/Q के फॉर्म में है। और हम बात करते हैं नेक्स्ट, हम लोग बात करते हैं 1.2727, इसकी जो रेशनल वैल्यू होगी ये होगी 14/11, ठीक है। इसकी जो वैल्यू P/Q के फॉर्म में होगी 14/11, और इसकी जो वैल्यू होगी P/Q के फॉर्म में 233/990। तो आप देख पा रहे हैं कि रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और ये कैसे हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, ये इसी चैप्टर में आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम अच्छे से इसे समझेंगे। और ये यहाँ पर क्या है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब इसके जो डिजिट है इनफाइनाइट डिजिट है। तो इसमें क्या था, फाइनाइट था, मतलब 1 के आगे इसमें 1 डिजिट था, इसमें 2 डिजिट था, तो इसलिए 1 के आगे उतने जीरो लगाकर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते थे। लेकिन इसमें इनफाइनाइट है, इसमें फाइनाइट नहीं है, तो इसमें हम इस तरह से कर नहीं सकते। इसमें हमें पता ही नहीं है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। अगर फाइनाइट डिजिट होते तो 1 के आगे उतने जीरो लगाकर उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते, तो वो रेशनल P/Q के फॉर्म में हो जाता। बट इस केस में नहीं हो पाएगा, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। और इसको हम इरेशनल नंबर इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले। तो इरेशनल नंबर इसे अगर आप समझ लिए हो तो इरेशनल नंबर आगे समझने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। तो अगर ये समझ लिए तो इसका मतलब आप इरेशनल नंबर भी समझ लिए, ठीक है। तो ये जो था क्या था, ये रेशनल नंबर था, तो यहाँ पर लिख देते हैं रेशनल नंबर। और ये क्या था, ये भी रेशनल नंबर है। अब देख पा रहे हैं दोनों P/Q के फॉर्म में है, ठीक है। और ये क्या है, P/Q के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो ये होगा इरेशनल नंबर। तो इस तरह से आपने समझ लिया टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, और इसमें से कौन रेशनल नंबर हैं, कौन इरेशनल नंबर है, ये भी आपने समझ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर।
तो इरेशनल नंबर में लगभग आपने यहाँ पे पढ़ चुका है, फिर भी हम आगे इसे दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इरेशनल नंबर। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डेसिमल। डेसिमल में हम लोगों ने पढ़ा था टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यही क्या है, इरेशनल नंबर। तो आपने यहाँ पे पढ़ा था इरेशनल नंबर क्या है, एक बार और हम इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या इरेशनल नंबर क्या होता है, यहाँ पर दिया है, ए नंबर कैन नॉट बी रिटेन और एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू। अगर हम किसी नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देकर समझाया हुआ था कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और टर्मिनेटिंग डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे बताया था कि क्योंकि ये डेसिमल के बाद जो डिजिट है फाइनाइट है, जितने डिजिट हो वन के आगे उतने जीरो लगा कर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते थे, जिससे वो पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाता था। बट इस केस में ऐसा, तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके इसे और अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है। हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, √2, √3, ठीक है, √5, √6, √7, √8, ठीक है। ये जो नंबर हैं, जो नंबर स्क्वायर रूट में है, ये क्या होंगे, इसके जो डेसिमल नंबर होंगे, और डेसिमल नंबर क्या होंगे, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे √2 की अगर बात करें, √2 का डेसिमल वैल्यू क्या होगा, इसका जो डेसिमल वैल्यू होगा 141421356 ... तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डेसिमल होगा 1.41421356, ठीक है। इसका जो डेसिमल वैल्यू क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। √3 की अगर बात करें तो √3 का भी डेसिमल वैल्यू क्या होगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा 73205081, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इस तरह से इस सारे नंबर के क्या होंगे, डेसिमल वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो पाई की वैल्यू भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो पाई की वैल्यू है 3.14159265 ठीक है। पाई की वैल्यू देखो, पाई की वैल्यू एक और होता है, पाई की वैल्यू 22/7। ये जो 22/7 जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू होगी इसके काफ़ी क्लोज होती है, ठीक है। 22/7 की जो वैल्यू होती है इसकी काफ़ी क्लोज होती है, इसलिए पाई की जो वैल्यू है 22/7 मान लिया गया। जैसे कि किसी कैलकुलेशन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम पाई की जगह 22/7 पुट कर देते थे ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, क्योंकि जो 22/7 है इसके काफ़ी क्लोज है, इसकी जो वैल्यू डेसिमल वैल्यू होगी काफ़ी इसके क्लोज है। को आप डिवाइड करके देखना, इसकी जो वैल्यू जो डेसिमल वैल्यू होगी इससे काफ़ी क्लोज आएगी, ठीक है। तो इस तरह से पाई की जो वैल्यू होगी इसके एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है डेसिमल वैल्यू पाई के डेसिमल वैल्यू के काफ़ी क्लोज होता है, इसलिए कैलकुलेशन में इजी हो, कैलकुलेट करने में काफ़ी इजी हो, इसलिए पाई की वैल्यू 22/7 पुट करते हैं, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होता है, एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है। पाई की वैल्यू ये होता है, यहाँ पर जो दिख रहा है ये होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है डेसिमल वैल्यू इसके काफ़ी क्लोज होता है, इसलिए कैलकुलेशन को इजी करने के लिए पाई की वैल्यू 22/7 पुट करते हैं, ठीक है। ये आपने समझ लिया। तो ये देखो, ये इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं, और सेकेंड, यहाँ पर देखो सेकेंड में हम क्या मानते हैं, ये क्या था, स्क्वायर रूट था, अब हम क्यूब रूट मान लेते हैं, ठीक है। जैसे क्यूब रूट 2, ये है क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 3 और क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 5, इस तरह के जो नंबर होंगे,
ये भी नंबर क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। अगर इसमें देखो, इसमें कुछ देखो √2 √3 इसके जो क्या जो डेसिमल वैल्यू है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन इसके बीच में एक नंबर आएगा √4 और इसके बाद आएगा √9। जो √4 है √9 है, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उसका जो वैल्यू होगा वो इंटीजर होगा, जैसे √1 √2 √2 नहीं, यहाँ पे होगा √4 √9 √16 और क्या होगा √25 √36 √49 √64 और √81 √100। अगर इसकी वैल्यू क्या होगी, ये परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए इसकी जो वैल्यू है कि इंटीजर होगा 1 होगा, इसका होगा 2, इसका होगा 3, इसका होगा 4 और 5 6, इसका होगा 7, √64 का होगा 8, √81 का होगा 9 और √100 का होगा 10। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर है, 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू हो गई इंटीजर हो गई, ठीक है। तो इस तरह के जो नंबर होंगे ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। ये आप देख पा रहे हैं ये इंटीजर हो रहा है, तो इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें अगर एग्जांपल की बात करें, इसमें अगर देखें तो √8, ठीक है, √8 √27, ठीक है, √64 और √125, इस तरह के जो नंबर होंगे ये भी क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। यहाँ पे क्या था, परफेक्ट स्क्वायर था इसीलिए इसका वैल्यू क्या होता है, एक डिजिट में आ रहा था, और ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। जैसे इसकी बात करें तो ये क्या है, √8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 2 का हम क्यूब लिख सकते हैं, और हम आगे लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और ये क्यूब रूट का मतलब होता है इसका जो है 1/3, इसके जो पावर होगा 1/3 होगा, ठीक है। अब ये 1/3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 के पावर कितना था 3, और इसमें 1/3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 के पावर 1, तो 2 के पावर 1 का मतलब 2। तो इस तरह से यहाँ पे देख पा रहे हैं √8 की जो वैल्यू है क्या है, 2 है, और 2 क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इस तरह से √22 के जो वैल्यू होगी 3 होगी, और 3 क्या इंटीजर है, और इसकी जो वैल्यू होगी 4 होगी, इसकी जो वैल्यू होगी 5 होगी, ठीक है। तो ये जो होंगे इसकी अगर बात करें तो ये होगा रेशनल नंबर, ये होगा रेशनल नंबर, और ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। और ये जो होंगे ये सारे इरेशनल नंबर्स होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्लियरली आपने समझ लिया है कि इरेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है। तो इस तरह जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, परफेक्ट क्यूब है तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। 2 √3 √5 √6 इस तरह के नंबर क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुछ इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे। जैसे यहाँ पर इरेशनल नंबर √2 है, इस √2 को हम नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, √2 को ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, जैसे यहाँ पर एक √n है, ठीक है, इस √n को हमें ब्रेक करना है, तो हम क्या करेंगे, जो n है n में एक हम लेस कर देंगे, ठीक है, एक हम कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा n-1 √n-1। इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर, और इस टोटल का हम क्या करेंगे, रूट कर देंगे। तो इस तरह से हम √n को ब्रेक करेंगे। तो इसी तरह से हम √2 को भी ब्रेक करेंगे, और फिर हम इसे
नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, √2 को ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट वी ब्रेक √2 एज, इस तरह से हम ब्रेक करेंगे। तो √2 को कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं 2 है और यहाँ पर क्या था n को क्या किया थे n-1 √n-1 का स्क्वायर। इसी तरह से 2 में एक कम करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। तो 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इस टोटल का क्या करेंगे रूट करेंगे। तो इस तरह से हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर हमें √3 को ब्रेक करना है। तो 3 में क्या करेंगे, एक कम करेंगे तो ये होगा 2, ठीक है, 2 और इसका रूट लेंगे और स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर। इसी तरह से √5 का हम क्या करेंगे, तो 5 में एक कम करेंगे तो ये होगा 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर। तो √4 क्या होता है 2 होता है, तो ये होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसे हम हटा देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, √2 को नंबर लाइन पर लोकेट करते हैं। तो अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये x o x डैश, ठीक है। तो x o x डैश एक नंबर लाइन है। तो यहाँ पर हम नंबर को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये 1 होगा, ये होगा 2 और यहाँ पर होगा 3, ठीक है। और ये है 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर और लेफ्ट साइड में क्या होगा नेगेटिव इंटीजर। तो इस तरह से हमने कुछ नंबर लाइन को ड्रॉ कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो √2 को हमने ब्रेक किया है, √1² प्लस 1 स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इस 0 से, ठीक है, एक यूनिट हम ड्रॉ करेंगे। इस नंबर लाइन पर हम 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम एक यूनिट ड्रा करते हैं 0 से 1 तक। यहाँ पर हमने एक यूनिट ड्रा कर दिया है नंबर लाइन पर। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर लाइन पे इसके परपेंडिकुलर, इसका हम नाम दे रहे हैं O, ठीक है, इसका हम नाम O दे दे रहे हैं और इसका हम नाम दे रहे हैं A, ठीक है। इसे हम A नाम दे रहे हैं और इसे हम O। तो हमने OA इक्वल टू 1 यूनिट ड्रॉ किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √2 इक्वल टू √1² प्लस 1 स्क्वायर। इसमें हमने √2 को ब्रेक कर दिया हुआ है। एंड लिखेंगे एंड देन ड्रॉ नंबर लाइन, और हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और नंबर लाइन क्या है x o x डैश, ठीक है। हमने √2 को ब्रेक किया और एक नंबर लाइन ड्रॉ किया। अब इस नंबर लाइन पर एक यूनिट हमने, ठीक है, एक यूनिट का लेंथ लिया 1 यूनिट। तो OA इक्वल टू क्या होगा, टेक OA इक्वल टू, यहाँ पर हमने OA 1 यूनिट लिया, ठीक है, और इस OA पर हम एक परपेंडिकुलर लेंगे 1 यूनिट, ठीक है। इस पर एक परपेंडिकुलर लेंगे 1 यूनिट। ये तो देखो इस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने एक यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। और और इसे हम इस तरह से B को O से हम मिला देंगे। तो OA पर परपेंडिकुलर AB 1 यूनिट का हमने AB ड्रा किया और फिर B को O से इस तरह से मिला दिया। तो लिखेंगे यहाँ पे ड्रा
ए बी परपेंडिकुलर टू ओ ए, ठीक है। तो ए बी क्या है, यहाँ पे लिखेंगे सच दैट ए बी इक्वल टू 1 यूनिट। तो यहाँ पर ए बी क्या होगा, 1 यूनिट होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है एंगल ये राइट एंगल है, तो ट्रायंगल ओ ए बी एक राइट एंगल होगा। तो इस तरह से इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी। तो राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये होगा ओ बी स्क्वायर इक्वल टू रूट ए बी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये होगा रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए और ए बी कितने हैं, 1 यूनिट है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से ओ बी स्क्वायर होगा, ये होगा ये रूट ये रूट यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, ये भी रूट हट जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 और 1 दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 2, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 2 होगा और ओ बी होगा √2। तो अब हमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि ओ बी क्या है, √2 है। ओ को हम क्या करेंगे, ओरिजिन मानेंगे या सेंटर, ठीक है। ओ को हम सेंटर मानेंगे और ओ बी को रेडियस। ओ को सेंटर और ओ बी को रेडियस मानकर एक हम चाप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हियर वी टेकिंग ओ एज सेंटर। तो ओ को हमने सेंटर मान लिया है और ओ बी को रेडियस। तो वी टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओ बी एज रेडियस, ठीक है। एंड नीचे यहाँ पे लिख दे रहे हैं एंड ओ बी एज रेडियस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ओ बी रेडियस का एक हम चाप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ वी ड्रॉ एन आर्क, ठीक है। अब ओ बी रेडियस का हम एक आर्क ड्रा करेंगे। अब ध्यान देना कि कैसे ड्रा करना है। तो ओ बी क्या हो गया, रेडियस हो गया, तो हम यहाँ पर एक आर्क ड्रा करेंगे, इस तरह से आर्क ड्रा करेंगे। इसको चाहे तो हम पूरा इस तरह से सर्किल की तरह ड्रा कर सकते हैं। आर्क जो होता है एक सर्किल का पार्ट होता है, ठीक है। तो हमने बस इतने ही ड्रा करना है जितनी ज़रूरत है। तो यहाँ से हमने एक आर्क ड्रा कर दिया इस तरह से यहाँ तक, ठीक है। और ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस नंबर लाइन पर पॉइंट सी पर, इसको हम मान ले रहे हैं पॉइंट सी, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है ओ सी लेंथ हमें फाइंड करना है। तो अब आगे ध्यान देना कि नाउ वी ड्रा एन आर्क, हमने एक आर्क ड्रा कर दिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक आर्क हमने ड्रा कर दिया है ये, और ये जो आर्क है ना इस नंबर लाइन पे मीट कर रहा है। तो लिखेंगे मीटिंग एट पॉइंट सी पर ये मीट कर रहा है ऑन नंबर लाइन, तो अब ये देख पा रहे हैं कि ओ बी और ओ सी दोनों क्या हैं, रेडियस हैं। तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। ये जो सर्किल है, ठीक है। और ये देख पा रहे हैं ना, ये जो चाप मैंने लिया है, चाप मतलब क्या होता है कि ये जो सर्किल है, इस सर्किल का एक टुकड़ा, एक छोटा सा भाग, ये जो सरकमफेरेंस होता है ना, इस सरकमफेरेंस का छोटा सा एक पार्ट होता है, उसी को चाप बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे एक चाप ड्रा किया है। और अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ओ बी और ओ सी ये क्या हैं, दोनों रेडियस हैं। तो इस वजह से यहाँ पे लिखेंगे देन ओ सी इक्वल होगा ओ बी के, क्योंकि दोनों रेडियस हैं।
तो इस वजह से क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सर्किल, ये दोनों सर्किल की रेडियस है, इसलिए दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ओ बी पता है, ओ बी कितना है, √2 है, तो ओ सी क्या होगा, √2 होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि √2 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है इस नंबर लाइन पर, तो सी क्या है, √2 है। ठीक है, तो यहाँ पर √2 लोकेट हो चुका है नंबर लाइन पे। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है जिनमें हम √3 हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल में √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो इसे भी हम इसी तरह से लोकेट करेंगे नंबर लाइन पर, जैसे हमने √2 को लोकेट किया था, सेम इसी तरह से करेंगे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया हुआ, ये x है, ये x डैश, तो x o x डैश हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर हम नंबर ड्रॉ कर देते हैं 1 2, ठीक है, 1 2 -1 -2, तो कुछ नंबर हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे √2 को हमने ब्रेक किया था उसी तरह से √3 को हम ब्रेक करेंगे। तो √3 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 3 में हम क्या करेंगे, एक कम करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो √2 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, +1 का स्क्वायर, और पूरे का क्या करेंगे, रूट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम √3 को ब्रेक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, √2 यूनिट लेंगे इस ओरिजिन से। ठीक है, ये जो 0 है यहाँ से हम √2 यूनिट लेंगे इस नंबर लाइन पर। तो यहाँ से हमने √2 कहाँ पर आया था, ये यहाँ पर आया था, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये था 1 था, और √2 1 और 2 के बीच में था। ठीक है, अब देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या था, c था, और ये c कितना था, √2 था। ठीक है, तो हम O से लेकर इस C तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से हम एक 1 यूनिट ड्रॉ कर लेते हैं, और क्या करेंगे, इसे हम B मानेंगे, और इस पॉइंट, ये पॉइंट C है। ठीक है, और इस पॉइंट को हम D मान लेते हैं, और इसे हम इस तरह से मिला लेंगे। अब ये जो लेंथ है OC, ये √2 है, और OD लेंथ जो है 1 यूनिट है। तो अब देख पा रहे हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब हम क्या करेंगे, OD फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं OC कितना है, √2 है यूनिट, और CD जो है कितना यूनिट है, 1 यूनिट। CD और OC परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि OC परपेंडिकुलर CD। ठीक है, O को आप क्या मानेंगे, सेंटर मानेंगे। O को हमने सेंटर मान लिया है, और OD क्या होगा, रेडियस। तो हम यहाँ पे OD फाइंड कर लेते हैं, OD क्या होगा। ठीक है, तो OD ये देख रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये होगा OC स्क्वायर। OC कितना है, √2 का स्क्वायर, प्लस CD है 1 का स्क्वायर, और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 4 + 1, ठीक है, 2 + 1, तो ये होगा √3। तो OD कितना है, √3 है। तो √3 को रेडियस मानकर हम एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आर्क इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम एक आर्क ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर रहे हैं, इसको आप चाहे तो पूरा सर्किल की तरह बना सकते हैं। तो
अब देख पा रहे हैं ये जो आर्क है नंबर लाइन को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम पॉइंट ई मान ले रहे हैं। ठीक है, इसे हम पॉइंट ई मान ले रहे हैं, तो ये होगा पॉइंट ई। और ये जो पॉइंट ओ ई, ये जो ओ ई लाइन है, ये ओ ई लाइन होगा, ठीक है, √3 होगा। तो ये जो ओ ई है, क्योंकि ओ ई और ओ डी ये क्या है, रेडियस हैं, तो ओ ई इक्वल होगा ओ डी के। ठीक है, तो ओ ई होगा √3 के इक्वल। एक चीज ध्यान देना कि जो ये ओ सी है, इस पे हमने जो परपेंडिकुलर ओ डी ड्रा किया हुआ है, इस परपेंडिकुलर कैसे हम ड्रा करेंगे, इसको यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे कैसे ड्रा करना है, इसे हम यहाँ पे ड्रा करके दिखाते हैं। ठीक है, जैसे इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे इस तरह से एक प्रकार लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो प्रकार होता है इस तरह से होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक पेंसिल फिट करते हैं, इस तरह से पेंसिल फिट करेंगे, और ये जो होता है थोड़ा नुकीला होता है। ठीक है, ये नुकीला होता है और यहाँ पे मूव करता है, तो ये प्रकार है। अब प्रकार का जो ये वाला जो पॉइंट है, ये यहाँ पे हम रखेंगे। ठीक है, अब इस पे हमें परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो ये जो पॉइंट है इस पे हम रखेंगे, और इस वाले पॉइंट से हम क्या करेंगे, इस पे इस तरह से हम एक आर्क, ठीक है, इस तरह से हमने एक लाइन ये ड्रा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब ये वाला जो सिरा है यहाँ पर हम पुट करेंगे, और यहाँ पर एक हम इस तरह से कट लगाएंगे। फिर अब इस वाले सिरा को यहाँ पे रखेंगे, और इस वाले से हमने एक यहाँ पे कट किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस पे रखेंगे और यहाँ पर एक कट लगाएंगे, और फिर इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इस वाले से यहाँ पर एक कट लगाएंगे। तो इस तरह से कट लगाएंगे, और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे इस तरह से हम मिला देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा इस लाइन का। ठीक है, ये ए बी मान ले रहे हैं, ये ओ है, ये सी है, तो इस ए बी लाइन का परपेंडिकुलर होगा ओ सी। ठीक है, और हमें कितना यूनिट लेना है, 1 यूनिट लेना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से 1 यूनिट तक ये लेंथ हम लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। तो ये आपने समझ लिया कि कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करना है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस इरेशनल नंबर को इस तरह से ब्रेक करेंगे। ठीक है, और फिर हम √2 यूनिट, 0 से हम √2 यूनिट लेंगे नंबर लाइन पे, और उसके परपेंडिकुलर हम 1 यूनिट लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, ओ को डी से मिलाएंगे, और ये एक राइट ट्रायंगल बनेगा। फिर राइट ट्रायंगल से हम ओडी की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड कर लेंगे, और फिर हम एक इस पे आर्क ड्रॉ करेंगे। ओडी को क्या, ओ को सेंटर मान, ओ को सेंटर और ओडी को रेडियस मानकर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, या पूरा कंप्लीट हम सर्किल ही बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरत हमें कितना है, इस आर्क का है। तो ये जो आर्क है ये नंबर लाइन को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करेगा, और जो ओ सी लेंथ होगा, सॉरी ओ ई लेंथ होगा, ये ओ ई लेंथ जो है ओ डी के इक्वल होगा, और ये ओ ई जो होगा ये इरेशनल नंबर होगा √3। तो इसी को हमें ड्रा करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ओ ई को यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ड्रा कर चुके हैं। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदस वन एकेडमी। हमारी सभी वीडियो 3 मिनट के डायरेक्टर स्पीच के साथ हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जरूर सुने, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमें मोटिवेशन देगा, जिससे हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे आप एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकें। अब रटोगे नहीं, अब सीखोगे, तभी 90% मार्क्स ला पाओगे। तो हमसे जुड़े और फ्यूचर बनाएं। अब आप घर बैठे इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ सकते हैं। अब बेस्ट ऑफलाइन ट्यूशन आपको टीच करने के लिए ऑनलाइन आ गया है, आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर।
हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ में आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और जो बेस्ट राइटर्स हैं उन सभी की बुक्स को कवर करेंगे। हम आपको 90% मार्क्स कैसे लाने हैं सभी ट्रिक्स बताएंगे और साथ साथ स्टडी कैसे करते हैं, टॉपर्स का शेड्यूल क्या होता है, मार्क्स कैसे इंक्रीज होते हैं, एग्जाम टाइम पर कैसे स्टडी करें, ये सब आपको हम साथ साथ बताएंगे। हमारी सभी वीडियोस उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनका अकाउंट हमारे साथ होगा। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करें। लिमिट फुल होने के बाद अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएंगे। हमें मोर देन 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वेदस वन ऑफलाइन टीचिंग में एक बड़ा नाम है। हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत टॉपर्स बने हैं। हमने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे अपना ऑनलाइन चैनल स्टार्ट किया है। हम आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे। हमारे बेस्ट टीचर्स ने आपके लिए कोर्स रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी आपको हमारी सभी वीडियोस फुल चैप्टर वाइज विद वीआईपी क्वेश्चन, हैंडमेड नोट्स के साथ मिलने लगेंगी। तो आज ही सब्सक्राइब करें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। यदि आप एक टीचर हैं और आप हमारी एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई हाउस वुमेन है, हाउस वाइफ है, अनएम्प्लॉयड है, 12th क्लियर हो गई है, पार्ट टाइम कुछ देख रहे हैं, स्टूडेंट आपके घर में कोई पार्ट टाइम वर्क सर्च कर रहा हो तो हमारा नंबर जरूर शेयर करें और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अर्न करें। हमारी एकेडमी के इंडिपेंडेंट काउंसलर बने। आप हमारी वेबसाइट पे जाके vedasvan.com पर राइट हैंड साइड में आपको बिकम अ इंडिपेंडेंट काउंसलर का बटन मिलेगा। वहां से फॉर्म को फिलअप करें, हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। स्टूडेंट्स आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें और अपनी फोटो विद डिटेल वहां पर अपलोड करें और साथ साथ इससे आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और आप अपनी फोटो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर पाएंगे। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। स्टूडेंट्स हमारी एकेडमी में नेक्स्ट ईयर के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन हमारे कोचिंग पे आके पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, या आप घर बैठे किसी भी स्टेट से आप हमारा लाइव क्लासेस प्लान ले सकते हैं और इन जस्ट 90 रुपीज़ पर मंथ आप हमारे साथ रेगुलर 1 आवर स्टडी कर सकते हैं और आप हमारा स्मार्ट स्टडी प्लान भी ले सकते हैं इन जस्ट 9 रुपीज़ पर मंथ। आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है और हमसे पढ़ना चाहते हैं पर डिस्टेंस की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था, पर लाइव क्लासेस हमारी अब स्टार्ट हो गई है। आप हमसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं और आप ट्यूशन में हज़ारों रुपए एक्सपेंस करते हैं। आप हमारा लाइव क्लास प्लान लेकर देखें, आपको बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा और बेनिफिट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। हम एवरी ईयर लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही टीच करते हैं, इसीलिए आप वेट ना करें और आज ही एनरोल करें। एडमिशन फुल होने के बाद आपको सीट नहीं मिल पाएगी। आप हमारी सभी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। हमने चैप्टर वाइज फुल कोर्स आपके लिए रेडी किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं या सबसे आसान आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहां से अपनी क्लास को सेलेक्ट करके चैप्टर वाइज आप सभी वीडियोस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और स्टूडेंट जब आप हमारी वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और आप कोई कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको एक रेफरल कोड दिया जाता है। यदि आप उस रेफरल कोड के बिहाफ पे अपने 5 फ्रेंड्स को ज्वाइन कराते हैं तो आपकी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़ें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।